हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ईटेक्स हेल्पलाइन और मैं आपका दोस्त और होस्ट सीए मोहित गुप्ता। आप सब स्वस्थ होंगे और कोरोना से कोविड-19 से बचे हुए होंगे। धीरे धीरे करके कोविड-19 वेव 2 का इम्पैक्ट कम हो रहा है और मैं यही आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित ना हो और जो प्रभावित हो वो ठीक ठाक स्वस्थ होकर अपने घर आ जाएं। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के नोटिस जो रिसीव होते हैं उनके अगेंस्ट आपको किस तरीके से ड्राफ्टिंग और रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। सो हाउ टू ड्राफ्ट एंड रिप्रेजेंट अगेंस्ट द नोटिस रिसीव्ड फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट, स्पेसिफिकली शो कॉज नोटिस। देखिए, इनिशियल इंक्वायरी स्टार्ट होती है एंड देन इट कन्वर्ट इनटू अ शो कॉज नोटिस एंड देन द डिमांड। सो हाउ टू रिप्लाई ए शो कॉज नोटिस, that we are going to discuss today। इस पूरी वीडियो को we will divide into 5 segments। तो सबसे पहले तो शो कॉज नोटिस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, वो भी हम देखेंगे कि शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट कैसे इशू करेगा। उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर दिया हुआ है, उसको फॉलो करना होता है डिपार्टमेंट को। सेकेंड, कि हमें ये देखना है कि शो कॉज नोटिस अल्ट्रा वायर्स तो नहीं है। That show cause notice should be within the protocol of the law. It should not be ultra vires the law. Third, then we have to see कि show cause notice का reply कैसे ड्राफ्ट करना है। So first, कि show cause notice proper structure में है, ultra vires of the law नहीं है, और then how to draft a reply. Then we will see that. Then fourth, how to represent in a physical hearing or a video conference hearing. Because due to COVID-19, there are so many प्लेटफॉर्म्स, ITAT, CIT अपील्स, GST कमिश्नर अपील्स, जहां पर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस हियरिंग के थ्रू आपकी फिजिकल पर्सनल हियरिंग्स हो रही हैं। सो इसलिए हाउ टू रिप्रेजेंट इन ए फिजिकल हियरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस हियरिंग वो हम देखेंगे। एंड एट द एंड वी विल सी डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग दिस होल रिप्रेजेंटेशन, जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अगेंस्ट द शो कॉज नोटिस। सो सबसे पहले कि शो कॉज नोटिस कैसा होना चाहिए दोस्तों, इसके लिए CBEC ने मास्टर सर्कुलर इशू किया था 1053/2/2017, डेटेड 10 मार्च 2017। इस मास्टर सर्कुलर में बताया हुआ है कि शो कॉज नोटिस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। शो कॉज नोटिस का स्ट्रक्चर अगर मैं समराइज करूं उस मास्टर सर्कुलर को, सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, देन द फैक्चुअल स्टेटमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस होने चाहिए, देन द डिस्कशन ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, डिस्कशन कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस होने चाहिए, देन स्टेटमेंट ऑफ चार्ज एंड देन द अथॉरिटी टू एडजुडिकेट, दैट हु इज द ऑफिसर हु इज एडजुडिकेटिंग दिस मैटर। तो ये एक जर्नल सिनोप्सिस है कि शो कॉज नोटिस जनरली होता कैसा है। एक स्पीकिंग डिटेल्ड नोटिस होता है टू द टैक्स पेयर, और वो मास्टर सर्कुलर 1053/2/2017 के तहत ही ड्राफ्ट किया जाता है। अब अगर इस शो कॉज नोटिस में अगर हम बात करें तो शो कॉज नोटिस जो होते हैं दोस्तों, वो डिपार्टमेंट का एक फाउंडेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए। अगर शो कॉज नोटिस वीक है तो केस वीक हो जाता है, और शो कॉज नोटिस अगर स्ट्रॉन्ग है तो केस डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो इसीलिए डिपार्टमेंट एक स्मार्ट ऑफिसर शो कॉज नोटिस को पूरा कंप्रिहेंसिव डिटेल्ड बनाता है और उसमें पूरे फैक्ट्स डालता है, सो दैट किसी भी तरीके से कोई लैक्यूना ना बचे, और पूरा प्रोसीजर भी फॉलो करता है एडजुडिकेटिंग का। सुप्रीम कोर्ट in the matter of Eastern India commercials held that whether the statute provides or not, but every adjudicating authority need to follow the principle of natural justice and should issue a show cause notice. So even Supreme Court have admitted कि show cause notice तो issue करना mandatory है, चाहे law में provision हो या ना हो, it's within the protocol of principle of natural justice. सो फ्रेंड्स, शो कॉज नोटिस बनाना डिपार्टमेंट का काम है, वो कैसा हो वो हमने देखा। लेकिन शो कॉज नोटिस हमने बहुत बार देखा है कि इट इज अल्ट्रा वायर्स द लॉ, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? व्हेन द शो कॉज नोटिस विदाउट जुडिक्शन, ऑफिसर के पास जुडिक्शन ही नहीं है शो कॉज इशू करने की, लेकिन उसने इशू कर दिया है। व्हेन
it is ultra vires the act when the violation of when the show cause notice is violating the principle of natural justice. अगर इस तरीके के प्रोविजन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट दैट ऑफिसर बैक that this show cause notice is without jurisdiction. You need to explain the jurisdiction in detail. You need to explain in detail why he is not having jurisdiction over that particular case and he cannot issue show cause notice. And if the show cause notice is ultra vires the law, you have to explain कि कानून कहां तक रिस्ट्रिक्ट करता है और कहां पे ऑफिसर ने अपनी पावर्स को एक्सटेंड कर दिया है. एंड दिस प्रोविजन इज अल्ट्रा वायर्स द provision. And then lastly, principle of natural justice means everyone should be given an opportunity of being heard. So opportunity of being heard जरूर मिले. अगर मान लो even after that proper officer doesn't correct the notice, then you can go to the high court in writ under article 226. So आप फिर हाई कोर्ट में रिट के थ्रू उस शो कॉज नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देखा शो कॉज नोटिस कैसे होना चाहिए और डिपार्टमेंट उसको पूरा स्ट्रॉन्ग बना के देता है सो दैट कि किसी भी तरीके से टैक्स पेयर बच ना सके. और अगर शो कॉज नोटिस में लैकुना है तो समझ लीजिए आपके लिए उस शो कॉज नोटिस को क्वेश करवाना उतना ही आसान हो जाता है अगर वो शो कॉज नोटिस नॉन जेन्युइन है. इफ दैट इज नॉट जेन्युइन, इफ दैट इज जेन्युइन देन डेफिनेटली टैक्स पेयर हैव टू मेक द पेमेंट. अब आ जाइए हाउ टू ड्राफ्ट ए रिप्लाई अगेंस्ट शो कॉज नोटिस. आपको शो कॉज नोटिस रिसीव हुआ, उस शो कॉज नोटिस में एड्रेस ही है, उसमें दिया हुआ है पूरा ब्रीफ अबाउट केस, लीगल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, उसमें केसेस के रेफरेंस भी कई बार टैक्स ऑफिसर्स दे देते हैं कि इस केस के अंतर्गत आपको डिपार्टमेंट के फेवर में पहले ही ऑलरेडी रूलिंग्स आ चुकी हैं. देन स्टेटमेंट ऑफ चार्ज एंड कैलकुलेशन भी उसमें सब कुछ दी हुई है. तो आपको अपना काम स्टार्ट कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले आपने शो कॉज नोटिस को वर्ड बाय वर्ड डीपली पढ़ना है. यू हैव टू सी कि सबसे पहले ऑफिसर का चार्ज क्या है. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ चार्ज? ऑफिसर मांग क्या रहा है, वेदर दे आर आस्किंग फॉर टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अंडर विच सेक्शन, अंडर विच प्रोविजन हैव बीन ओवररूल्ड. आपने कहां पे गलती की है सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है. यू हैव टू रीड द फैक्ट्स ऑफ द केस कंप्लीटली फ्रॉम द शो कॉज नोटिस ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम द टैक्स पेयर ऑल्सो. तो आपने टैक्स पेयर से कंप्लीट रिकॉर्ड्स मंगवा लेने हैं उन सारे, और इससे पहले भी जो पत्राचार हुए हैं डिपार्टमेंट के साथ, जो भी एक्सचेंज हुई है इन्फॉर्मेशन की, जो भी रिप्लाईज फाइल हुए हैं, वो सारे रिप्लाईज आपने पढ़ने हैं कि इससे पहले क्या रिप्लाई दिए गए हैं, वेदर द रिप्लाईज वर सेटिस्फैक्टरी और नॉट, और अकॉर्डिंगली आपको डिपार्टमेंट में शो कॉज नोटिस का रिप्लाई फाइल करना होता है. तो सबसे पहले तो आपको कंप्लीट कोरेस्पोंडेंस ले लेनी है टैक्स पेयर से कि इससे पहले जो भी कोरेस्पोंडेंस हुई है 1-to-1. दूसरा, अगर कोई कोरेस्पोंडेंस अभी तक नहीं हुई है तो इस शो कॉज से रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टैक्स पेयर से ले लेने हैं. यू हैव टू स्टडी इट इन डिटेल. सेकंड, आपने शो कॉज नोटिस को पढ़ लिया, उसमें से फैक्ट्स निकाल लिए, उसमें से स्टेटमेंट ऑफ चार्ज निकाल लिया, आपको पता लग गया कि डिपार्टमेंट एक्चुअली आपसे डिमांड क्या कर रहा है. देन आपको लिस्ट डाउन करने हैं दोस्तों प्रोविजंस ऑफ लॉ कि किन किन सेक्शंस और किन किन रूल्स को आपको रेड आउट करके डिफेंड करना है, एक्सप्लेन करना है अपने रिप्लाई में, क्योंकि जिन सेक्शंस का हवाला डिपार्टमेंट ने दिया है उन्हीं सेक्शंस में से आपको अपने बेनिफिशियल प्रोविजंस निकालने पड़ेंगे. देन हाउ टू ड्राफ्ट द रिप्लाई. तो दोस्तों सबसे पहले रिप्लाई ड्राफ्ट करना है. तो रिप्लाई ड्राफ्ट करते हुए सबसे पहले आपको एड्रेस ही कि आपने रिप्लाई एड्रेस किसको करना है, उसी अथॉरिटी को एड्रेस करना है जिसने आपको शो कॉज नोटिस इशू किया है. देन यू हैव टू insert subject. In subject you have to mention the sections under which notice has been raised, the subject line that under which type of notice that has been issued, and then you have to start addressing your case. While addressing your case, first of all you have to explain the background of the taxpayer. That what is the background of the taxpayer? Taxpayer is registered under GST, ये काम करता है, गुड्स में, सर्विसेज में डील करता है, मैन्युफैक्चरर है, क्या है. First of all you have to give a brief background about the taxpayer. Then you have to take out the facts from the case, and against each fact you have to give the explanation along with documentary evidence. So
हर एलिगेशन के अगेंस्ट, इंडिविजुअली हर एलिगेशन के अगेंस्ट आपको डिटेल्ड में रिप्लाई देना है, और साथ ही साथ जो भी केस लॉज, जो भी सर्कुलर, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी प्रेस रिलीज और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप क्लाइंट के रिकॉर्ड्स में से, इनवॉइसेस, वाउचर्स जो भी हैं, वो सब आपको साथ के साथ लिखने हैं। एक और चीज, जहां पे दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन का इशू हो, तो वहां पे आपको प्लीज ध्यान रखना है कि आपको अपनी इंटरप्रिटेशन पूरी डिटेल्ड में लिखनी है। देयर आर टू काइंड ऑफ केसेस कि जहां पे चीजें क्लियर है, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है और करेक्ट अमाउंट पे करवाना है। डिपार्टमेंट ने एक्स अमाउंट कैलकुलेट किया हुआ है, वाई अमाउंट करेक्ट बनता है, तो आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। दूसरा, देयर इज एन इंटरप्रिटेशन इन यू, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस, तो उस केस में आपको जो भी आपकी इंटरप्रिटेशन बनती है उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है, और उसके सपोर्टिंग में जो भी सर्कुलर है, जो भी केस लॉज हैं, जो भी रेलिवेंट मटेरियल है, वो सब का सब आपको साथ में लगाना है, सो दैट कि योर इंटरप्रिटेशन कैन बिकम ए स्ट्रॉन्ग एंड कैन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। देन फ्रेंड्स, जो एलिगेशंस शोकस नोटिस में लगाए गए हैं, अगर उन एलिगेशंस को आप चैलेंज करते हैं तो उनकी इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन आपको डालनी है, और साथ के साथ अपने सपोर्टिंग मटेरियल उन एक्सप्लेनेशंस के साथ लगानी है। देन आपको देखना है कि क्या शोकस नोटिस के अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी इंपोज की गई है। अगर इंपोज की गई है तो आपको देखना है कि क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी स्टेज पर लगाई जा सकती है और कितनी लगाई जा सकती है, ऑफिसर ने कितनी इंपोज की है और एक्चुअली कितनी लगाई जा सकती है, वो भी आपको देखना है। देन आप अगर शोकस नोटिस में कोई कमी मिलती है तो आप प्ली कर सकते हैं ऑफिसर को कि आप शोकस नोटिस दोबारा इशू कीजिए, शोकस नोटिस में ये कमी है, आइदर द शोकस नोटिस इज हैविंग एनी टाइपो एरर, एनी क्लरिकल एरर, साथ के साथ इट इज अल्ट्रा वायर्स द लॉ, इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है तो आप रिप्रेजेंटेशन देकर, रिप्लाई फाइल करके री इशू ऑफ शोकस नोटिस भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अपने रिप्लाई के अंदर आपको दो चीजें इंपॉर्टेंटली लिखनी है। पहला, प्लीज गिव अस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन पर्सन। आपको इंडिविजुअली, पर्सनली बी आइदर द टैक्स पेयर और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टैक्स पेयर, पर्सनल हियरिंग के लिए आपको शोकस नोटिस के अगेंस्ट रिप्लाई में जरूर लिखना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो राइटिंग में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन पर्सनल हियरिंग में 1-to-1 में आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। दूसरा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अगेन, कि मान लीजिए शोकस नोटिस आया, आपने रिप्लाई किया और ऑफिसर उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, तो डायरेक्टली ऑर्डर करने की जगह, मान लीजिए 5 पॉइंट्स थे रिप्लाई में और 3 पे सेटिस्फाइड है, 2 पे नहीं है, तो उन 2 पॉइंट्स पे डायरेक्ट ऑर्डर करने के बजाय री अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिले, सो दैट कि आपको पता हो कि किन किन मैटर्स पे आपके अगेंस्ट जाने वाला है डिसीजन, और आपको आप फिर तैयारी कर सके कि आपको अपील में जाना है या फिर आपको सरेंडर करना है, आपको पेमेंट करनी है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दो चीजें आपको अपने रिप्लाई में जरूर डालनी है। द रिप्लाई शुड कंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल विद द प्रेयर दैट, एंड सेकेंडली एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अगेन बिफोर इशूइंग द फाइनल ऑर्डर। सो दोस्तों, ये था रिटर्न रिप्लाई, कि आपको रिटर्न रिप्लाई में मोटा मोटी तौर पर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जनरली होता क्या है कि शोकस नोटिस में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोफेशनल्स कई बार या टैक्स पेयर कई बार चारों क्वेश्चनों को इंटरमिंगल करके रिप्लाई फाइल कर देता है, और रिप्लाई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं हो पाता। और रिप्लाई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं हो पाता, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे डिमांड ऑर्डर्स निकल जाते हैं जिनको बाद में कोर्ट्स में अपील्स में चैलेंज किया जाता है और छुड़वाया जाता है। रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग ऑफ रिप्लाई में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो ड्राफ्टिंग करते हुए आपको पूरा डिटेल्ड कंप्रीहेंसिव रिप्लाई बनाना होता है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, सो दैट ऑफिसर कैन अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द टैक्स पेयर, अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैक्स पेयर, एंड देन अकॉर्डिंगली टेक द जजमेंट। अब आ जाइए दोस्तों फिजिकल हियरिंग के ऊपर, कि अगर मान लीजिए आपकी फिजिकल हियरिंग होती है, पर्सनल हियरिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है, तो आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो फॉर्मल्स में रिप्रेजेंट करना है। जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, प्लीज माइंड इट, चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पर्सनल हियरिंग कर रहे हो या फिर फेस टू फेस पर्सनल हियरिंग कर रहे हो, आपको
फॉर्मल्स यूनिफॉर्म पहननी है, अगर पॉसिबल हो तो कोट भी आपको पहनना चाहिए, नहीं तो कम से कम आपको फॉर्मल शर्ट पैंट आपको मिनिमम टू मिनिमम, और टाई अगर आप लगाएं और कोट पहने तो वो ज्यादा अच्छा है, सो दैट इट शोज योर प्रोफेशनलिज्म। सेकेंडली, बहुत बार ऐसा होता है कि शोकस नोटिस के रिप्लाई 100 पेज के, 50 पेज के, 60 पेज के बन जाते हैं, तो बेस्ट ये होता है कि आप अपने केस की एक समरी बना लीजिए आधे पेज की, सो दैट कि जब आप केस रिप्रेजेंट करें तो आपको केस को रिप्रेजेंट करने में इजी रहे, आपको बार बार पेपर ना पलटने पड़े, बार बार नोट्स ना देखने पड़े। आप एक हाफ पेज और समरी अगर बना लेते हैं तो वो आपको बहुत आसानी से आपको केस को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है। देन जब भी आप केस को रिप्रेजेंट करें, फर्स्टली heard the question or argument of other side. Once the first person is completed, then you start your deliberation or your reply. Please appreciate, you need to be soft spoken and gentle while addressing the authorities. Either it's the tax officer, it's the AO, assessing officer, appeals or tribunals. Please mind that you should be that first of all you should hear the other person. Don't jump into your point, don't jump into the conclusion. Be very gentle and polite and wait for your turn. Once the first person have completed his things, then you should start speaking. What this will do, this will help you to explain your point of view and also help in understanding the point of view of other person. कई बार आप बीच में टोक देते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उस केस में आप वो बता ही नहीं पाते जो सामने वाला कई बार पूछना चाहता है। सो बी काम एंड डेलिबरेट, बी काम एंड जेंटल while explaining your things. Then observe and watch how others are arguing, on what points they are arguing, and explain and retaliate and reply only on those points which have been argued. Don't jump into new point until unless it has been put into argument. So this is one of the must thing that कई बार ऐसा होता है कि 5 पॉइंट्स हैं शोकस नोटिस में, ऑफिसर पहला पूछ रहा है, आपने पहले का जवाब दिया, फिर आप 5वें पे शुरू हो गए। नहीं, उन्होंने पहला पूछा, आपने पहले का जवाब दिया, देन वेट कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, देन अकॉर्डिंगली आप जवाब दीजिए। ऑल्सो प्लीज कंसीडर कि जब भी आप रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई के साथ आपको हमेशा सर्कुलर, नोटिस, प्रेस रिलीज, कमेंट्री जो भी लगानी है वो सब कुछ लगाइए। और जब आप फिजिकल हियरिंग करते हैं तो उन कमेंट्रीज को रेफरेंस दीजिए कि सर प्लीज रेफर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस रूल, प्लीज रीड दिस सर्कुलर। और अगर आप अपने रिप्लाईज में ये सब चीजें लगाएंगे तो ऑफिसर के लिए भी इजी रहेगा और आपके लिए भी इजी रहेगा अपने आप को पर्सनली रिप्रेजेंट करना। नहीं तो होगा क्या कि आप कोई सर्कुलर रेफर करेंगे और रेडीमेड है नहीं डिपार्टमेंट के पास, देन इट विल रेज टू एडजॉर्नमेंट, डिले इन जजमेंट, डिले इन हियरिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स एंड लॉन्ग एंड लेंथी हियरिंग्स। सो बेटर कि आप अपना सारा मसाला अपने रिप्लाई के साथ लगाएं और अपने साथ लेके जाएं। देन आपने अगर कोई केस जजमेंट रेफर किया है फ्रेंड्स, तो उस केस जजमेंट की खाली हेडिंग मत डालिए, उस केस जजमेंट की सिर्फ हेडिंग मत डालिए, उस केस जजमेंट के उस पर्टिकुलर पैरा को उठा के लाइए अपने रिप्लाई में जिस पैरा को आपने रेफर किया है। आप अपने रिप्लाई में अगर कुछ केस जजमेंट्स डाल रहे हैं तो उस केस जजमेंट्स की हेडिंग साइटेशन के साथ साथ उस पैरा को लेके आइए जिस पैरा को आपने रेफर किया है, सो दैट कि सामने वाले बंदे को डायरेक्ट हिंट मिल जाए कि हाँ ये केस लो है, ये पैरा सामने वाले को टैक्स पेयर के डिफेंस को जस्टिफाई करता है। अगर टैक्स प्रोफेशनल पर्सनल हियरिंग के लिए जा रहे हैं तो प्लीज अपने साथ पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर लेके जाएं, सो दैट कि इट शोज द लीगल वैलिडिटी ऑफ योर फिजिकल हियरिंग और पर्सनल अपीयरेंस। फ्रेंड्स, सबसे आखिरी में हम देखेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। कई बार आपके रिप्लाई बनाने का पैटर्न, आपकी फिजिकल अपीयरेंस और आपकी बोलने का तरीका भी जस्टिफाई करता है कि आप अपने डिफेंस को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और ऑफिसर उसमें किस तरीके से फिर फर्दर एक्शन लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपके जितने भी टेक्स्ट कम्युनिकेशंस हैं, चाहे वो राइटिंग में हो या ओरली हो, सारी पोलाइट मैनर में होनी चाहिए। डोंट बी अग्रेसिव टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट, बी पोलाइट, बी जेंटल
use soft spoken language along with the relevant provisions of the act in the initial stage of show cause notice. Please understand that opens the doors for the healthy conversation and discussion. While quoting your judgments, जब भी आप अपनी जजमेंट कोई जजमेंट कोट करें अपने रिप्लाई में, ये ध्यान दे लीजिए कि क्या उस जजमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन तो नहीं आ गया, कोई लॉ तो नहीं आ गया जो जिसने उस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया हो, या कोई दूसरी सुपरा जजमेंट आ गई हो जिसने उसको ओवर रूल कर दिया हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडेक्सिंग और पेज नंबर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने रिप्लाई के ऊपर। आप पेज नंबर डालेंगे और इंडेक्सिंग करेंगे, उतना ही आपका रिप्लाई ब्यूटीफुल दिखेगा, उतना ही इजी टू रीड होगा और इजी टू एक्सेस होगा, और उतना ही ऑफिसर को आपका रिप्लाई इंप्रेस करेगा। इसके बाद जितने भी आप कॉपीज डिपार्टमेंट में सबमिट करें, प्लीज सबमिट फुल कॉपीज। कई बार ऐसा होता है कि आप एक कॉपी पूरी बना देते हैं और एक में खाली कवरिंग पेज लगा देते हैं, इंपोर्टेंट पेपर लगाते हैं। नहीं, फुल सेट लेजिबल फोटोकॉपीज बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए। जो भी आपने साथ में पेजेस लगाए हैं प्रिंट आउट साफ और क्लियर हो। तो जितने भी सेट जमा कर रहे हैं वो सारे के सारे लेजिबल होने चाहिए, सारे के सारे प्रॉपर होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये थे मेरी तरफ से कि किस तरीके से जीएसटी में आपको शो कॉज नोटिस अगर मिलता है, कोई ऑर्डर मिलता है, कोई नोटिस मिलता है, तो उसका रिप्लाई और रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी चाहिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप प्लीज कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर द चैनल। यू कैन कम्युनिकेट मी ओवर ईमेल ऑल्सो इफ यू वांट एनी सपोर्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।